गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपका चैप्टर रीड कर रहे हैं। अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो कैसे बना था, ठीक है, उसको बनने में कितना टाइम लगा था और वो किस तरीके से बना था, ये आज हम स्टडी करेंगे। आइए देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए हमारे संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर किया था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में भारत के संविधान के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई थी। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ था भाई, अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी, जो कैबिनेट प्रस्ताव आया था जिसमें इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करना भी था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था, ठीक है। जो एस्टिमेट है वो सिर्फ इतना था कि जो सीटें निर्धारित की गई थी वो किस आधार पर की गई थी कि 10 लाख पर एक सीट होगी, ठीक है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे, ठीक है, कितने थे वो वहाँ से सदस्य चुने गए, 292 सदस्य चुने गए। और जो देशी रियासतें थी उस टाइम पर वहाँ से 93 सीट थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान इस परीक्षा में किस हद तक कामयाब होता है, ये देखते हैं अभी। अब यहाँ से देखिए संविधान सभा का रूप। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे, ठीक है। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। स्टार्टिंग में थी 385। कुछ सदस्य पाकिस्तान के एक क्षेत्र में चले गए, अब जो थी वो 299 रह गई। और 26 नवंबर 1949 को यह सदस्यों की संख्या जो उपस्थित थे वो 284 रह गई। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार इस महाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ स्टार्टिंग में जो हमारी प्रस्तावना लिखी गई उसमें ये चीज़ क्लियर है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, ठीक है। किसी एक विशेष धर्म का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए नागरिकों के अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सही तौर पर हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जैसे आज के टाइम पे क्या है, जिसकी 18 ईयर्स एज हो गई है, किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे अपना मतदान करने का अधिकार है। उस टाइम पे ऐसा
कुछ नहीं हुआ था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का प्रयास किया गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। ठीक है, विभाजन जब हो गया तो सबसे ज़्यादा वहां पर जो कांग्रेस के सदस्य थे, जिनको 82 सीटें प्राप्त थीं, लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। ठीक है, संविधान सभा के कामकाज की शैली देख लेते हैं। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर उस सबका प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा को लोकप्रिय सत्ता का अधिकार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी भी सभा के लिए यह वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वहीं यह महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व ना करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों का आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। ठीक है, ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है, केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक ही, या विकेंद्रीकृत मतलब उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए, या राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। ये सारे जो क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर काफ़ी मतभेद थे। ठीक है, फिर कहता है न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का था, जिसका अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का मतलब क्या है, किसी भी बेस पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होगा। इस पॉइंट पर कोई भी विवाद, कोई भी मतभेद नहीं हुआ था। ठीक है, फिर कहता है सदस्यों ने इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय पर गंभीर विचार विमर्श और वाद विवाद हुए थे। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता था। संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही है। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद और संकीर्णता से ऊपर उठा देता है। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे तौर खंडों में प्रकाशित हुई और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से बातचीत हुई, वह सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती है। यह वैसे भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में है। अब कार्यविधि देख लेते हैं। संविधान सभा की कार्यविधि भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियाँ थीं। ठीक है, 8 कमेटियों में मतलब जो बहुत सारे टॉपिक पे जिन पे डिस्कशन होता था, तो 8 कमेटियों में इन्हें डिवाइड कर दिया गया। इनके जो सदस्य थे, जो हेड थे, वो कौन थे? आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार
पटेल और भीमराव अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। वो इनकी निंदा करते थे। क्यों निंदा करते थे? उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगाते थे। अनुसूचित जातियों के साथ मतलब कौन खड़े हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए थे। पटेल और नेहरू भी बहुत मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। ठीक है, जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी उन्होंने संविधान के अलग अलग प्रावधानों का क्या किया? प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। उसके बाद संविधान सभा में उनकी चर्चा की गई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरोकार का ध्यान रखा गया और हर तर्क और हर शंका का समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। इसके स्तर में अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। अब राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की हमारे संविधान सभा में क्या भूमिका थी। देखिए, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता है। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि इसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही संविधान जब लागू किया गया उससे बहुत साल पहले ही ऐसा हुआ था कि राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे और जैसा भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसे होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि इन बहसों से प्राप्त निष्कर्ष को ही संविधानों में अंतिम रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया है। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया है वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संप्रभुता, सॉवरेनिटी और एक सार्वजनिक पहचान जैसे बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भुलैया नहीं है बल्कि यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करती हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को आश्वासन दिए थे कि हम इस तरीके से अपने देश का संविधान बनाएंगे, अपने देश को इस तरीके से चलाएंगे। ठीक है, वही सारा सब कुछ संविधान के अंदर रिटन है। यह कोई नियमों से लिखा हुआ कोई दस्तावेज़ नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं ये संस्थागत व्यवस्थाएं देखते हैं। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, हमारी सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, हमारी सरकार के सिर्फ 2 ही काम थे। एक फर्स्ट क्या था? लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया था। ठीक है,
कहता है संविधान सभा, देखिए हमारे यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, ठीक है, वो अलग अलग संस्थाओं के अंतर्गत हो रहा है, जैसे विधायी पालिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। और जब ये 3 संस्थाएं हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से काम कर रही हैं तो इनके बीच में समुचित संतुलन भी होना जरूरी है। और उसके लिए हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श किया था, विचार मंथन किया था। संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया, जो एक ओर विधायिका और एक ओर कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में वितरित हैं, उनके अलग अलग विषय हैं। कहता है शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया। इसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं किया। वह अन्य व्यापक ज्ञान का प्रमाण है कि उन्होंने किसी से ऐसी बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनकी कार्य को संपन्न करने के लिए जरूरी था। उन्होंने विभिन्न देशों में अनेक प्रावधानों को भी लिया। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उनके जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हैं वहाँ से हमने उनके पॉइंट्स को देखा, ठीक है। और हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उनमें इस चीज़ के लिए कोई हिचक नहीं थी, ठीक है। उन्होंने उनकी सफलताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित किया, ठीक है। लेकिन उन विचारों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। ये कहता है कि जो हमने संविधान के अंदर जो दूसरे देशों से सम्मिलित किए थे वो कोई उनकी कॉपी करना, नकल करना नहीं था, ठीक है। इस बात इसके बिल्कुल विपरीत थी। संविधान के प्रत्येक प्रावधान को इस आधार पर उचित सिद्ध करना था कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप हो। यह भारत का सौभाग्य ही था कि हमारी संविधान सभा ने संकुचित दृष्टिकोण छोड़कर संपूर्ण विश्व से सर्वोत्तम चीज़ों को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया, ठीक है। यह हमारे भारत का सौभाग्य है कि हमने जो संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखा, उसे छोड़कर जो भी अच्छी चीज़ें थी, सर्वोत्तम चीज़ें थी, उनको हमने ग्रहण किया तथा उन्हें हमने अपना बना लिया, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ओके।